उजाले उनकी यादों की। उजाले उनकी यादों के। नमस्कार श्रोताओं, कुछ वर्षों पहले सन 2013 में विविध भारती की टीम केसी लॉर्ड साहब के घर पहुंची थी और एक लंबी बातचीत हमने रिकॉर्ड की थी। उन्होंने अपनी यादों का खजाना हम पर लुटाया था, जिसे हमने अपने खजाने में संजो कर रख लिया। आइए आज जाने माने म्यूजिक अरेंजर केसी लॉर्ड साहब की यादों के उजाले बांटते हैं और इस बातचीत का पहला भाग सुनते हैं। उजाले उनकी यादों की इस कार्यक्रम में जाने माने म्यूजिक अरेंजर केसी लॉर्ड हाजिर हैं। केसी लॉर्ड साजों के एक बेमिसाल जादूगर। न जाने कितने ऐसे गाने हैं जिनमें गूंजते हैं केसी लॉर्ड के सुर। आइए एक नजर डालें केसी लॉर्ड की कालजयी संगीत यात्रा पर और आपको बताएं किस गाने को उन्होंने सजाया किस साज से। फिल्म जंगली के इस गाने में गूंजता है केसी लॉर्ड का बजाया बोंगो। चाहे कोई मुझे जंगली कहे, कहने दो जी कहता रहे, हम प्यार के तूफानों में घिरे हैं, हम क्या करें। एकॉर्डियन की अदाकारी फिल्म 20 साल बाद। बेकरार करके हमें यूं न जाइए, आपको हमारी कसम लौट आई। कैस्टनेट्स की शोखी फिल्म जादू। मिनी मॉन्क का कमाल फिल्म जवानी दीवानी। नहीं नहीं अभी नहीं, अभी करो इंतजार। नहीं नहीं कभी नहीं, मैं हूँ बेकरार। एकॉर्डियन की तरंगें फिल्म माया। चाइनीज टेंपल ब्लॉक के ये नर्म सुर फिल्म 16वां साल। है अपना दिल तो आवारा, न जाने किस पे। थिरकता हुआ ऑर्गन फिल्म कारवां। ऑर्गन की ये जोशीली तरंगें फिल्म डॉन। सिंथेसाइजर का कमाल जमाने को दिखाना है। फिल्म प्यासा, साज चाइनीज टेंपल बेल। और कौन भूल सकता है
फिल्म शालीमार का टाइटल और बैकग्राउंड म्यूजिक। केसी लॉर्ड सचमुच कई साजों के लॉर्ड हैं, कई साजों के बाजीगर, कारीगर। और जब वो सामने हों तो परत दर परत खुलती हैं फिल्म संगीत संसार की जाने कितनी कितनी कहानियां। विविध भारती के लिए केसी लॉर्ड से बातचीत कर रहे हैं रविराज प्रणामी। श्रोताओं, चमकता हुआ सितारा केसी लॉर्ड भारतीय फिल्मों में मॉडर्न ऑर्केस्ट्रेशन के जनक, लॉर्ड ऑफ अरेंजमेंट्स, रादर मॉडर्न अरेंजमेंट्स, लॉर्ड ऑफ इन्फ्यूजन ऑफ वेस्टर्न म्यूजिक इन इंडियन फिल्म्स, और बहुत कुछ उन्होंने हिंदी फिल्मों को दिया है, हिंदी फिल्मी संगीत को दिया है, फिल्म संगीत को दिया है। और ऐसा जवान आज हमारे बीच में उपस्थित है। सबसे पहले तो हम उनका बहुत 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 गर्मजोशी के साथ स्वागत करते हैं केसी साहब। Thank you, Raviraj. Thank you. First of all, my apologies to the All India Radio listeners. बिकॉज मैं पारसी हूँ, मैं हिंदी बोलूँगा और मराठी बोलूँगा तो जो भी बोलूँगा आप लोग मीनिंग अलग ही लेंगे, बिकॉज मेरी लैंग्वेज बराबर नहीं है। बट स्टिल आई विल ट्राई माय बेस्ट टू स्पीक इन हिंदी। ठीक है, बिल्कुल। ऑल इंडिया रेडियो, अगेन मेरे को मेरी स्कूल टाइम की याद आ रही ना। आप लोग हफ्ते में 1 के 2 दिन वेस्टर्न म्यूजिक प्रोग्राम रखते थे रात को 10 बजे, वो ऑलवेज मैं सुनता था। एंड सेकंड AM स्टेशन आई यूज्ड टू लिसन टू वाज वॉइस ऑफ अमेरिका। तो हैम रेडियो के रिसीवर आता था, इतना बड़ा आता था ना हैम रेडियो, जो तो ट्रांसमीटर मेरे पास नहीं था, तो आई हैड टू कीप अ बिग रिसीवर। केसी लॉर्ड साहब को देखकर साहब मत बोलिए मुझे ना, नहीं तो मैं रेट बढ़ जाएगा मेरा। केसी साहब अपनी स्मृतियों के खजाने से बहुत सारी चीज़ें आज हमें देने वाले हैं, क्योंकि जो योगदान उनका भारतीय हिंदी फिल्मों में रहा है वो अनपैरेलल्ड, मतलब उनकी कोई तुलना नहीं है, ऐसा कहा जा सकता है। और ये जो यात्रा शुरू हुई, हम चाहेंगे कि केसी लॉर्ड के जीवन की एक एक बारीकियों को हम आपके सामने रख सकें और उनके भीतर जो संगीत का समंदर है वो आपके सामने हिलोरे मार सके। केसी साहब, आपकी यात्रा कैसे शुरू हुई? सबसे पहला सवाल तो यही बनता है कि म्यूजिक में आप कैसे आए? म्यूजिक में कैसे आया? मेरा पिताजी भी म्यूजिशियन थे एंड मम्मी की साइड ऑल माई अंकल्स, ये लोग सब एमेचर म्यूजिशियन थे। तो म्यूजिक तो घर में बचपन से ही म्यूजिक सुनते आ रहे, पर मोस्टली वी यूज्ड टू लिसन टू वेस्टर्न म्यूजिक ना, बिकॉज पारसी लोग ना ज़्यादा तो फिल्म का म्यूजिक नहीं सुनते ना, तो वेस्टर्न म्यूजिक तो बचपन से ही चालू है। And then, like I said, now All India Radio Western programs were very, very informative. I had been to the studio also. It was very nice, ना, that the lovely equipment, मजा आता था ना वहाँ। तो इसलिए मैंने आपको पियानो के बारे में पूछा ना कि वो स्टैनवे पियानो किधर है अभी ना। बहुत पुरानी स्मृति केसी साहब के जहन में है। उन्होंने इस इंटरव्यू की शुरुआत के ठीक पहले एक पियानो की बात की, जो कि पुराने स्टूडियोज में रखा रहता था। स्टूडियो ए में था पियानो, एंड वो लोग हम लोग को हाथ नहीं लगाने का, ओनली अच्छा आर्टिस्ट आएगा कोई, उनके लिए ही खुलते थे पियानो ना। केसी साहब, वो पियानो अभी भी है और बहुत ही उसकी नॉस्टैल्जिक वैल्यू है। और पियानो तो अभी आज के संगीत से खत्म होता जा रहा है, क्योंकि मॉडर्न सिंथेसाइजर ने उसकी जगह ले ली है। वो जगह वो साउंड आएगा नहीं, कुछ भी ट्राई करो सिंथेसाइजर लेके, पियानो इज पियानो, पियानो इज पियानो। लेकिन यही तो सबसे बड़ा सवाल है कि आप तो परकशनिस्ट भी रहे हैं, आपने एकॉर्डियन को भी नया एक लुक दिया, नया कलर दिया है, और आज के मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट्स को भी जानते हैं। जब सब कुछ एक ही इंस्ट्रूमेंट में समा गया है, वो भी आप आज के दौर को देख रहे हैं। नहीं, तो गलती तो मैंने ही की है ना। इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट हम लोग यूज करते थे, तो ऑगमेंट साउंड है स्ट्रिंग्स का, तो उसको इम्प्रूव करने के लिए ऐड करते थे। रिप्लेस कभी नहीं हो सकता ना यार, सिंथेसाइजर से कोई एकॉस्टिक साउंड रिप्लेस नहीं हो सकता। एक सिंपल एग्जाम्पल पियानो लीजिए, तो एक की लेके आप दबाइए, सॉफ्ट दबाएंगे तो डिफरेंट टाइप ऑफ टिम्बर विल बी देयर, डिफरेंट वेवफॉर्म विल बी देयर। थोड़ा लाउड तो एक की के ऊपर आई कैन गिव यू अबाउट 60 वेरिएशंस। तो इलेक्ट्रॉनिक में कैसा आएगा? नॉट इम्पॉसिबल। एंड हम लोग इसलिए लाए थे कि टू इम्प्रूव द साउंड क्वालिटी, नॉट रिप्लेस। अभी रिप्लेस करता है तो मजा नहीं आती ना, मजा बिल्कुल भी नहीं आता, बिल्कुल नहीं आती ना। आई गो एंड सी सब पिक्चर में देखता हूँ। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि अभी दूसरा केसी लॉर्ड कहाँ से आए? नहीं, वो भी बात ठीक है, पर आजकल 2-3 साल से थोड़ा नए म्यूजिक डायरेक्टर्स अच्छा काम कर रहे हैं। जैसे कि नाम नहीं याद रहता मेरे को ना।
श्रोताओं, हमने बहुत बड़े बड़े संगीतकारों के काम को देखा, सुना, सराहा और उनको आज भी गले लगाते हैं, जिनमें से मदन मोहन हैं, आर डी बर्मन हैं, नौशाद साहब हैं, सलील चौधरी हैं। ये जितने भी बड़े बड़े नाम हम ले रहे हैं, अगर आपने गौर किया हो तो इनके संगीत में एक बदलाव नज़र आया है थोड़े समय के बाद। सभी संगीतकारों की शैली एक समय के बाद परिवर्तित हुई है। आप मदन मोहन का संगीत देखिए, अदालत और उसके बाद आशियाना और उसके बाद मदहोश और उसके बाद 62-63 तक का म्यूज़िक देखेंगे, एक अलग कलर था मदन मोहन के संगीत का। और उसके बाद एक धीरे से उसमें एक मीठा सा बदलाव आया और हल्के से मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट्स आ गए उसमें, और उनका जो प्रेजेंटेशन है वो आपको बहुत ज़्यादा भावना लगने लगा। इसके पीछे की जो जादूगरी है, आपने नौशाद साहब का भी संगीत देखा होगा, एक सिस्टमेटिक, एक भारतीयता लिए हुए था, लेकिन जब फिल्म साथी की बात करते हैं तो उसमें एक धीरे से एक बदलाव आता है और उसमें एक वेस्टर्न टच आ जाता है, नौशाद जैसे शास्त्रीय संगीत के हमेशा वकालत करने वाले संगीतकार के साथ भी। और ये मीठा सा जो बदलाव है, इसके जनक और इसके प्रणेता जो रहे हैं वो हैं केरसी लॉर्ड, और वो हमें बताएंगे कि कैसे इन संगीतकारों के साथ उनका साथ रहा और किस तरीके से उन्होंने उनके संगीत को संवारा और किस तरीके से उच्च स्तरीय बनाया। नहीं, आप जो बोल रहे हो आई मीन एकदम 100% एक्यूरेट नहीं है, बिकॉज म्यूजिक क्या 10-10 साल से स्टाइल चेंज होती थी। एंड मैं आया पहले, आई वॉज म्यूजिशियन, तो बजाता था नौशाद साहब के साथ, पहली एंट्री मेरी, तो वहाँ से बहुत सीखने को मिलता है ना। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इज मोर देन थियोरिकल एक्सपीरियंस। तो प्लेइंग विद ईच एंड एवरी म्यूजिक डायरेक्टर, जो नाम वाले म्यूजिक डायरेक्टर अच्छा काम होता था, उसके बहुत फर्क होता था। आप साथी की बात करें तो नौशाद साहब वांटेड अ लिटिल मॉडर्न इमेज, तो आई वाज ऑलरेडी देयर एज अ म्यूजिशियन, तो मैंने बोला ओके, आई विल वर्क, आई विल डू इट फॉर यू, बट पुराने असिस्टेंट को आउट नहीं करना चाहिए, ऑल शुड बी देयर ना। आई एम नॉट रिप्लेसिंग, बिकॉज मेरे लिए एक सीखने को मिला, बड़प्पन है आपके, कि मुझे नहीं, बड़प्पन नहीं, पर मुझे सीखने को मिला कि सपोज आई वांट टू डू समथिंग डिफरेंट, मैं 100 पीस ऑर्केस्ट्रा कहाँ से लाऊंगा, आई कैन अफोर्ड, तो आई कैन एक्सपेरिमेंट हियर ऑन हिज एक्सपेंस, तो इट वाज अ पार्ट ऑफ लर्निंग फॉर मी। हम चाहेंगे कि नौशाद साहब के साथ जो आपका जादू फिल्म से एक साथ बना था, उसके बारे में भी आप बताएं। या नौशाद साहब के साथ बहुत पुराना रिश्ता है, बिकॉज डैडी नौशाद साहब के साथ काम करते थे, तो जब भी नौशाद साहब को पता चला कि आई वाज अबाउट 14 साल की उम्र होगी, उस टाइम में SSC 11 स्टैंडर्ड था SSC का, तो आई वाज इन 10th स्टैंडर्ड, तो तभी रिहर्सल के लिए जाना पड़ता था कार्डर स्टूडियो में। एंड अभी तक मुझे याद है कि नौशाद साहब की गाड़ी 1948 मॉडल डिसोटो, उसका ड्राइवर का नाम चौधरी, अभी तक याद है मेरे को। एंड बिकॉज मेरी स्कूल कैपिटल थिएटर के बाजू में, बर्डा न्यू हाई स्कूल, तो मुझे नौशाद साहब की गाड़ी रिहर्सल के बाद चीज फोकली स्टेशन पे छोड़ते थे और वहाँ से मैं ट्रेन लेके स्कूल में जाता था 3-4 पीरियड के बाद ना। तो अभी भी 3 चीज याद है, गाड़ी याद है, ड्राइवर का नाम याद है, नौशाद साहब की कर्टसी याद है ना। एंड आई वाज लाइक अ फादर फिगर ना, तो काफ़ी चीज़ था।
जादू की बात तो साथी के पहले 20 साल रामो हो गए। श्याम दिलीप कुमार का डबल रोल। मैं बोल रहा हूँ मेरी अरेंजमेंट का कैसे कैसे शुरू हुआ। नौशाद साहब को मेरे ऊपर बहुत कॉन्फिडेंस थे बिकॉज हम लोग रामो श्याम के बैकग्राउंड करते थे। तो क्या स्टूडियो में मेन म्यूजिशियन बूथ में बजाना होता और मेरे को बाजू के रूम में ले गया आर्टिस्ट बूथ में कि कैसे मेरे को सिचुएशन दिखा रहे कि एक कब्रस्तान है। तो आपकी मुझे बोल रहे कब्रस्तान है क्या करने का? नहीं कल सुबह रिकॉर्ड करने का, तुम रात को कंपोज करके लेके आना। तो मैं बोला नौशाद साहब मैंने कभी किया नहीं ना, मैं सीखा हुआ पर मैंने कभी किया नहीं। नहीं हो जाएगा फिक्र मत कर। तो रात भर बैठ के मेरे को लिखना पड़ा एक पीस के लिए एंड रिकॉर्ड करने के बाद सुबह सब म्यूजिशियन बोला वेरी नाइस तो अच्छा लगा ना। तो नौशाद साहब वाज प्रिपेयरिंग मी कि साथी आने वाले तो उसके लिए प्रिपेयर करते थे मेरे। क्या बात है। तो ये आपका पहला अनुभव रहा अरेंजमेंट का, या इसीलिए आपके म्यूजिक में हॉन्टिंग एक जो वैल्यू है वो रहती है। ये जो तो आप कब्रस्तान था तो हॉन्टिंग तो आनी चाहिए। और साथी के बारे में बताइए फिर किस तरीके से वो गाना हो चेंज हुए, नौशाद साहब की स्टाइल बदली आपने? नहीं नौशाद साहब की स्टाइल नहीं बदली ना, जो भी हुआ हम लोग आपस में डिसाइड करते थे ना। नौशाद साहब की एक तो काफी लोगों को पता नहीं कि वो सिटिंग पे बैठेंगे तो घर वाले चाय के लिए भी अंदर नहीं आ सकते पूछने के लिए। प्रोड्यूसर का फोन आएगा तो फोन भी नहीं लेंगे। तो हम लोग दोनों बैठते थे और डिस्कस करते थे। तो मैं बोलता था मैं ऐसा कुछ करने वाला हूँ, सोच रहा हूँ। पियानो था उनके घर पे तो बोला पीछे रह के बोलता नहीं एक ही तो मेरे को समझाना पड़ता है। इफ अच्छा लगेगा उनको तो हम लोग यूज करेंगे। और नौशाद साहब की भी एक ऑलवेज विद प्रोड्यूसर और डायरेक्टर के साथ जो सेट करना है बिफोर रिकॉर्डिंग पे एक नोट चेंज नहीं होगी। तो मेरा भी वही है विद नौशाद साहब ऑल्सो कि इसके बाद स्टूडियो में चेंज नहीं करेंगे हम लोग, मंजूर है। साथी फिल्म कई मायनों में अलग फिल्म थी संगीत को लेकर। नौशाद साहब के प्रिय जो गायक हुआ करते थे वो मोहम्मद रफ़ी साहब हुआ करते थे। उस फिल्म में उन्होंने मुकेश जी का प्रयोग किया, उनकी आवाज़ का इस्तेमाल किया। इसके अलावा जो अरेंजमेंट, जो मॉडर्न अरेंजमेंट रखा और इस तरह वो हुस्न जाना इधर आ, आईना हूँ मैं तेरा, बड़ा खूबसूरत गाना। सब गाने अच्छे थे और मेरे जीवन साथी जो आपका, उन गीतों में आपको किस तरीके से आपने बोल के साथ किया? क्योंकि जबान भी आपकी जो खुद जबान तो नौशाद साहब की जबान इतनी तैयार है तो अपने को जरूरत नहीं पड़ती ना। तो हम लोग सिचुएशन पहले डिस्कस करते कि गाना तो आने वाला है। मैं बोल तो नहीं समझूंगा, आप करते रहिए आपका। मगर इनके उर्दू भी बहुत हाई थी ना तो ऊपर से जा रहा था ना कभी कभी। तो सिचुएशन कहाँ पिक्चर में आने वाली वो इम्पोर्टेंट है, आसपास सीन क्या है, मूड क्या था गाने का, वो सब इम्पोर्टेंट चीज़ है ना। आजकल वो नहीं देखते कोई भी ना। और उस टाइम के ज़माने में गाना निकाल ले पिक्चर में से तो आपको स्टोरी में ब्रेक मिलेगा कि ये कुछ गड़बड़ हो गया, इधर से इधर कैसे आ गया। तो गाना वॉज लाइक डिजॉल्व टू सेकंड सीन, 4-5 मिनट का डिजॉल्व है कि इधर से इधर ले जाने का, ए सीन को ए सीन के साथ ज्वाइन करने का। तो उसलिए मज़ा आते थे ना। उसमें सब डिटेल्स मालूम होना चाहिए ना, क्या होने वाला पिक्चर में, क्या किधर होने वाला, क्या होने वाला सब। तो वो हिसाब से एंड देन इफ़ आई वांट टू, मुझे कुछ अनयूजुअल इंस्ट्रूमेंट यूज़ करना है, समझो कि कुछ ज़रूरत नहीं है तो परमिशन लेना है कि ये मेरे को यूज़ करना है। तो अगेन आधा घंटा डिस्कशन, क्यों, फिर मैं समझाऊंगा। इफ़ ही एक्सेप्ट्स आई विल यूज़ इट, नहीं अच्छा लगेगा तो नहीं यूज़ इट ना। पर साथी में भी ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स भी यूज हुए हैं जो नौशाद साहब के संगीत में कभी हुआ नहीं करते थे। एक गाने में वो मर्दगम चालू है, साउथ इंडियन मर्दगम चालू है। तो वो मुझे पूछना पड़ता कि मैं रखने वाला हूँ साउथ इंडियन मर्दगम, बिकॉज आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ साउथ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक, स्पेशली परकशन। तो अरे साउथ इंडियन क्यों रखने का? मैं बोला ना नौशाद साहब एक मर्दगम में एक फ्लो है, इंडियन रिदम्स ऐसा रुक के जा रही है ना, कॉमा बहुत आ रही है ना, उसमें कर मशीन जैसे चलता है ना, तो वो रखने वाला हूँ। तो कन्विंस किया। मैं बोला बाद में कि और एक एक्सपेरिमेंट करने का मेरे को, एक तबला सापे मिलाएंगे, एक तबला रे पे मिलाएंगे। तो बोलते वो क्या होएगा? तो मैं बोला कि कॉर्ड में क्या होता है ना, मेजर का माइनर कॉर्ड आएगा एंड साथ में ऊपर का रेखा रखोगे तो 9 कॉर्ड होएगा। तो आई विल यूज द कॉर्ड्स लाइक दैट कि दोनों अच्छा खराब नहीं लगेगा। तो पूरा गाने में चालू है सारे तबला टांग टांग, 2 माइक पे अलग अलग, अपने को डिस्टर्ब नहीं हो रहा है ना। मेरा प्यार भी तू है, ये बाहर भी तू है, तू ही नजरों में जाने तमन्ना, तू ही नजारों में। मेरा प्यार भी तू है, ये बाहर भी तू है, तू ही नजरों में जाने तमन्ना, तू ही नजारों में, नजारों में।
पे मेरे सर को झुकाए, मुझ पे लटे बिखराए। मेरा प्यार भी तू है, ये बहार भी तू है, तू ही नजरों में जाने तमन्ना, तू ही नजारों में, नजारों में। मंजिल मेरे दिल की वही है, साया जहां दिलदार है तेरा। पर्वत पर्वत तेरी बाहें, गुलशन गुलशन प्यार है तेरा, महके है आंचल मेरा। मेरा प्यार भी तू है, ये बहार भी तू है, तू ही नजरों में जाने तमन्ना, तू ही नजारों में, नजारों में। जागी नजर का ख्वाब है जैसे, देख मिलन का दिन ये सुहाना। आँख तो तेरे जल्वों में गुम है, देखूं तुझे या देखूं जमाना, बेखुद है दीवाना। मेरा प्यार भी तू है, ये बहार भी तू है, तू ही नजरों में जाने तमन्ना, तू ही नजारों में, नजारों में। मेरा एक हैबिट क्या है कि मैं कभी कुछ भी करूँगा, एक तो मेलोडी होती, रिदम होता, मैं दोनों बजाता हूँ, तो मेरे को किसकी और ज़रूरत नहीं पड़ती। मेरे को मालूम है क्या रिदम यूज़ करने का, क्या मेलोडी यूज़ करने का। प्लस कॉर्ड होता है ना, कॉर्ड तो कॉर्ड इम्पोर्टेंट नहीं है, कॉर्ड प्रोग्रेशन इज मोर इम्पोर्टेंट, कि एक कॉर्ड के बाद कौन सा कॉर्ड आना चाहिए, वो काफ़ी लोगों को नहीं मालूम था। इसके लिए व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग दिस, थोड़ा थोड़ा नयापन लगने लगा। पर वेस्टर्न म्यूजिक में बिगिनिंग से ऐसा ही चलता है ना। उसी दौरान आपके साथ कई संगीतकारों का जुड़ाव बना। उसी दौरान मदन मोहन, इससे पहले कि उनकी यात्रा के बारे में, उनके शुरुआती दौर के बारे में बात करें, एक बड़ा ही खूबसूरत गाना है जो आपने किया था, फिल्म थी हंसते जख्म मदन मोहन की, और उसमें उस ज़माने में जो ये इक्विपमेंट्स वगैरह और जितने उसके लिमिटेशंस हुआ करती थी, और आपकी रिकॉर्डिंग की लिमिटेशंस हुआ करती थी, और वो खूबसूरत गाने में आपको एक स्टॉर्म का एक इफेक्ट लेकर आना है, एक बारिश का दिन का इफेक्ट लेकर आना है, और उस गाने को उसी तरीके से मॉडर्न भी बना के रखना है, तुम जो मिल गए हो। इससे जुड़ी आपकी यादें बताइए। इसमें भी हम लोग ने जब भी रिकॉर्ड किया था गाना, तभी गाने में बीच में लता बाई का आलम भी आता है, तो लता बाई स्टूडियो में नहीं थी उस दिन, तो हम लोग ने मेन सॉन्ग रिकॉर्ड किया था। बाद में गैप, एक्चुअली कट एंड पेस्ट तभी होता था, काटता था नेगेटिव, कट करता था, ज्वाइन करते थे, कंप्यूटर में बाद में आया। तो लता जी का पोर्शन जब भी वो आंसू भरी समथिंग ना, आंसू भरी, आज सोचा तो आंसू, हाँ करेक्ट, तो वो गाना के टाइम खाली एक ले लिया था कि वो गाने में इंसर्ट करना है करके, तो वो इंसर्ट किया लोग ने अंदर। बाद में जो इफेक्ट्स है वो सब बाद में इंसर्ट किया गाने के बाद, वो सब आपने उस समय बैठ के और सब वो गाने के बाद भी जो बताया था हम लोगों को क्या होने वाला, चेतन साहब ने बोला था ये करेंगे, लास्ट में ये करेंगे, तो कुछ पिक्चराइज में जमा नहीं, जो बोला था वो नहीं हुआ। तो मे भी उसके लिए अलग अच्छा लगता होगा कि यार वहाँ खाली दोनों जा रहे टैक्सी में, गप्पा मारे और इधर रन चल रहे, क्या चल रहे, मेरे हिसाब से मीनिंग नहीं है उसमें। उसके लिए मैं भी शायद पॉपुलर हो गया, आई डोंट नो। फिर बताने वाले बहुत कुछ था, लास्ट में ऐसे जा रहे, गाड़ी ऐसी जा रही, कुछ नहीं हो रहा, आराम से जा रहे टैक्सी में ना। मनोज जी को मेरे को एक अफसोस हो रहेगा, अभी भी एक टॉप पिक्चर नहीं मिली ना, एक क्लास पिक्चर नहीं अच्छी मिली ना। इतना फैंटास्टिक कंपोजर, मेलोडी इतनी अच्छी है कि कुछ भी हो सकता है ना। तुम जो मिल गया भाई, मेलोडी इतनी खूबसूरत है तो कुछ भी कर सकते ना। तुम जो मिल गए हो तो ये लगता है कि जहां मिल गए।
के जहां मिल गया। बैठो न दूर हमसे, देखो खफा न हो। बैठो न दूर हमसे, देखो खफा न हो। किस्मत से मिल गए हो, मिलके जुदा न हो। किस्मत से मिल गए हो, मिलके जुदा न हो। मेरी क्या खता है, होता है ये भी कि ज़मीं से भी कभी आसमां मिल गया। कि जहां मिल गया। तुम क्या जानो, तुम क्या हो, एक सुरीला नगमा हो। भीगी रातों में मस्ती, तपते दिन में साया हो। तुम क्या जानो, तुम क्या हो, अब जो आ गए हो, जाने न दूंगा कि मुझे एक हंसी मेहरबान मिल गया। कि जहां मिल गया। इसी फिल्म का एक गीत था हंसते जख्म के साथ था, आज सोचा तो आंसू भरा है। सेम तरीके की गाना, सेम तरीके का अरेंजमेंट, सेम तरीके का दोनों गाने इंटरलिंक था ना, इंटरलिंक थे। आप देखेंगे कि आंसू आंसू भरी आंखें वाले में तो म्यूजिक में एक गाना बजता है डेली, ये सब आपका प्ले किया हुआ है। वो इधर 4/4 में था, इधर 7/8 में है, रूपक में है, तो रूपक में कन्वर्ट किया ना। बहुत बड़ी बात है। नहीं कुछ भी नहीं पर उसको बिठाना बहुत बड़ी मेरे को शौक है ना रिदम का, मैं रिदम का लेकर होगा तो नंबर 1 में
काफी डांस गाने में, इवन जय किशन की भी एक पिक्चर थी, साउथ की पिक्चर थी, विजंती बाला थी, तो डांसिंग की पिक्चर थी, तो भूल गया। तो तभी वहां से सब आए थे, साउथ से म्यूजिशियन ये लोग आए थे, तो मेरे को बहुत शौक था ना लयकारी का, तो भाई पट 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 लिख के बजा रहता था ना, एक बार बजाएगा लिख लिया अपने नोटेशन में। तो मैं लयकारी में बोलता था ना, अभी 2 और 3 हो गया, वहां से शुरू हुआ, अभी आपको समझो 4 हो गया, 6 हो गया, अभी आपको करना है 5.5 6 है। तो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1, तो यही हुआ ना, 4 और 3 ही हुआ, अपन डबल में लिया तो सारे हो गया। और चौगल में जाओगे तो 1.25 मात्रा का हिसाब, सब साउथ का हिसाब किताब है ना, ये सब कर्नाटक हिसाब किताब है। ये वहाँ चलती थी, ये तो कमाल है वहाँ, इसलिए तो मैं तो पागल मनी आया, तो मेरे हिसाब से बेस्ट ड्रमर इन द वर्ल्ड। हम लोग पुणे के लिए, मैंने बताया तो पुणे हम लोग थे, तो कभी मैं पेपर में पढ़ूंगा किधर, तो तभी नारायण मेनन हु स्टार्टेड NCPI, he was there, he is a doctor of Western classical music and Indian classical music also। तो मैंने बोला कि नारायण जी आज इधर पालगटमनी आयर का शो है, मेरे को बहुत पसंद है, बोलते लेट्स गो। तो हम लोग जो सेशन में गए थे वो छोड़ के वहाँ चले गए, तो वो एक बजा रहा था, मेरे को समझ नहीं आए, तो मैंने पूछा नारायण को, नारायण व्हाट इज इज प्लेइंग, तो इट्स बेसिक 7 खाली 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 बड़ी खाली बड़ी खाली टक 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 दिखे टक दिखे टक दिखे टक दिखे टक, तो एक्चुअली 35 बिट्स हुआ, 7 into 5। तो वो लोग सब वो हिसाब के साथ उसमें इम्प्रोवाइज करते थे, बाप रे क्या किया, अनबिलीवेबल ना। और उन मदन जी के बारे में आपने बताया कि बड़े सख्त इंसान थे, और तो कुछ आप उनकी यादें। मदन जी के बारे में मेरे को एक याद है, मेरे को म्यूजिक छोड़ के सब बहुत चीज याद रहती है ना। हाँ। एक तो उनकी स्टूड बेकर थी गाड़ी, 2 डोर से डन, 4 दरवाजा नहीं। हाँ। और रोज सुबह खुद नीचे जाके पेडो रोड पे खुद जाके धोते थे ना, उनको बॉडी का भी शौक था और गाड़ी का इतना शौक था, तो ये सब चीज याद रहती ना। गाना वाना याद नहीं रहता। एक और गीत आपने ऐसा बनाया और बहुत अच्छा सा गीत था, लेकिन फिल्म में अल्टीमेटली उसको निकाल दिया गया बजट की वजह से। वो गीत था परवाना में, मदन जी का एक गीत था। परवाना में मदन जी के साथ परवाना से शुरू किया मैंने। अच्छा, और कैसे आपका सहयोग बना था ये? मदन जी के साथ तो बहुत बिगिनिंग से फ्रेंडली थे ना, बिगिनिंग से बजाता था ना, दिखने में बहुत एकदम टफ आदमी ना, एक्स मिलिट्री, और वो वैसा वो सेट पे इतना और चल रहा था। तो हम लोग एक दिन चेन्नई गए थे मदन जी के रिकॉर्डिंग के लिए, तो साथ में मास्टर सोनिक था एज ए अरेंजर एंड एंथनी गोंसाल्विस। तो हम लोग रेगुलर 1955 से 65 तक साल में 3-4 बार चेन्नई जाना पड़ता था बैकग्राउंड के लिए। तो हम लोग का होटल फिक्स था, तो पहले से बोल लिया था कि ये होटल में होना चाहिए, बाकी कोई होटल में नहीं। वहाँ हम लोग पहुँचे तो एकदम फालतू होटल में डाल लिया माउंट रोड के ऊपर। तो मैं बोला मैं तो नहीं जाने वाला अंदर। तो उन्हें प्रोड्यूसर का आदमी नहीं बोलता, नहीं हमने फ़ोन किया, सब रूम्स बुक है ना। मेरे को मालूम है झूठ बोल रहे हैं ना। तो मैं बाहर जाके क्वाइटली फ़ोन किया, रूम खाली है। मैं बोला 10 रूम रखना, आप लोग आ रहे अभी। उन्होंने मारा में खाली था रूम। और फिर मदन जी को मालूम पड़ा कि ऐसा है सर। मदन जी एकदम गुस्से में आ गया, क्या है तुम लोग क्या नखरा करता है क्या? मदन जी 1 सेकंड, डोंट गेट एंग्री, आराम से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूँ। हम लोग ने पहले से बोला था कि ये होटल में है, तो वो प्रोडक्शन मैनेजर इमीडिएटली बोला साहब ट्राई किया नहीं है। मैं बोला नहीं मदन जी झूठ बोल रहे हैं, मैंने बुक करी यार, 10 रूम खाली है अभी, मैंने बुक करके रखा है। तो क्यों ऐसा करता है, दिखाओ मेरे को रूम। देन मदन जी अपना रूम देखा, एंड देन एक्चुअली स्टार्टेड क्राइंग, ही फेल्ट सो बैड कि सच्चे एकदम घटिया होटल था ना। पैसा बचाने के लिए प्रोड्यूसर कुछ भी करेंगे ना। तो ही वॉज सो सॉफ्ट, पर बाहर दिखाएंगे बहुत टफ आदमी है ना। तो एवरी डे मास्टर सोनिक की हैबिट है थोड़े लेट होता है ना, बिकॉज ब्लाइंड है ना। तो 9 बजे का टाइम हो तो हम लोग वी हैव टू रीच देयर इन द स्टूडियो बाय 9 o'clock। ओपी एंड मदन जी बोट में एकदम पक्का टाइम के लिए ना। तो रोज़ लेट होता था मास्टर जी के लिए। तो आज कैसे लेट हो गया, बोला कोई बोला कि मास्टर जी के लिए। तो मैंने बाद में मदन जी को साइड में ले जाके बोला कि वो बेचारा ब्लाइंड आदमी है, 5-10 मिनट में क्यों इतना गुस्सा करते बार बार, तुमको नहीं मालूम मेरे को बोलता है। जब भी मास्टर जी के पास काम नहीं था तो वो सांता क्रूज से ट्रेन में मेरे घर पे आता था, तभी टाइम पे आता था। प्रिंसिपल का आदमी ना, तो अभी टाइम पे क्यों नहीं आ रहा है? अभी भी ब्लाइंड है, तभी भी ब्लाइंड था ना। सोचने का अलग ना, पर मेरा एकदम फेवरेट था, बहुत अच्छा। मेरी साथ क्या है, मेरे साथ बिकॉज ऑफ माई डैडीज नेचर, मेरे साथ सब लोग क्लोज थे ना। अभी बैकग्राउंड में होगा, मदन जी का शाम को टाइम हो जाता ना एक मारने का, तो बैकग्राउंड में पूछेगा यार कैसी आर यू प्लेइंग एनीथिंग, बोलता आई एम फ्री, तो कम विथ मी। तो उनके घर जाते थे और मैं साथ में आते थे, तो उनके बच्चे लोग आते थे। अभी भी संगीता उनकी बेबी छोटा मिकी सेट पे आते थे। तो अभी तक मेरा कांटेक्ट ना। संजीव कभी नहीं देखा, संजीव को कभी नहीं देखा, और बाद में संजीव म्यूजिक में गया है ना, वो कमाल की चीज़ है ना, जो वीर जारा की उन्होंने बात। या जब भी HMV की फिल्म म्यूजिक एकदम वीक हो गया था, तब भी ही वॉज इन EMI लंदन। फिर इधर आया, ही गॉट गजल्स
तो वहाँ से कंपनी ऊपर आई फिर से ना। संजीव का कंट्रीब्यूशन ग्रेट कंट्रीब्यूशन है। दिल में मगर जलते रहे चाहत के दिए तेरे लिए तेरे जलते रहे चाहत के दिए तेरे लिए तेरे लेके आई है बीते दिनों की किताब। जिंदगी लेके आई है बीते दिनों की किताब। घेर हैं अब हमें यादें बेहिसाब। बिन पूछे मिले मुझे कितने सारे जवाब। चाहा था क्या पाया है क्या हमने देखिए। दिल में मगर जलते रहे चाहत के दिए तेरे लिए तेरे उस जमाने में सब टॉप म्यूजिक डायरेक्टर में खाली 3 म्यूजिक डायरेक्टर के साथ मैंने काम नहीं किया। एक तो सोलर भगतराम, देन खेमचंद प्रकाश एंड दूसरा श्याम सुंदर। बाकी सबके साथ काम किया है। तो क्या अलग, सबका अलग अलग स्टाइल था, बहुत सीखने को मिलता है ना। सबका अलग अलग, सलीला एकदम ही अलग ही स्टाइल था ना सलीला का। एक एक संगीतकार की स्टाइल बताइए सबसे अरे यार, सलीला बोल सकता हूँ बिकॉज ही वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय वेस्टर्न क्लासिकल। तो हारमोनी अलग ही रखते थे ना, वो उनका अलग ही स्टाइल था ना। वो मोस्टली अरेंजर के काम ही नहीं पड़ता था, वो सब करते थे, पेटी पे बजाता था, खाली लिखने वाला चाहिए ना, वो मजा आता था ना। उनके साथ क्या एक्सपीरियंस इस तरीके का जो कुछ सीखने को मिला या आपने कुछ नया योगदान दिया ऐसा सलीला के साथ? जैसे अन्नदाता थी, फिर आनंद का एक बहुत बड़ा। इतनी याददाश्त नहीं है ना, पर मजा सबके साथ अलग ही था ना। सबका रिलेशन ऐसा नहीं कि मैं म्यूजिक डायरेक्टर हूँ आप लोग म्यूजिशियन है, सब बिल्कुल मिलजुल के काम होता था ना। कोई भी आदमी में ईगो नहीं था। लेकिन इनपुट तो आता था ना। इनपुट जो लेने वाला होएगा, एक बार सजेस्ट करेंगे, लेने वाला होएगा तो हाँ बोलेगा तो नेक्स्ट टाइम भी सजेस्ट करेंगे। हम चल रहे फिर पीछे के दौर में सलीला के गाने जिनमें आपका अच्छा खासा योगदान रहा है। गाना था जिसमें आपने बहुत तगड़ा योगदान दिया है, वो है तस्वीर तेरी दिल में, जिस दिन से उतारी है। सलीला खुद लिखते थे सब, नहीं तो हम लोग अपने आप फिल्म करते ना। गैप होएगा तो कोई चांस है तो फिल्म कर सकते थे ना, पर नहीं तो खुद बनाते थे ना। अच्छा। तो इसलिए गाने की मिल के जा रहा था ना। तो कंपोज किया जो मेलोडी, उसने ही फिल्म भी कंपोज किया, तो इट विल गो बेटर ना। तस्वीर तेरी दिल में जिस दिन से उतारी है।
तुझे संग लेके नए नए रंग लेके सपनों की महफिल में। तस्वीर तेरी दिल में जिस दिन से उतारी है, फिर तुझे संग लेके नए नए रंग लेके सपनों की महफिल में। तस्वीर तेरी दिल में। रहूं तेरे पीछे पीछे चलो किसी मंजिल में। तस्वीर तेरी दिल में जिस दिन से उतारी है, फिर तुझे संग लेके नए नए रंग लेके सपनों की महफिल में। तस्वीर तेरी दिल में। तुमसे नजर जब गई है मिल, जहाँ है कदम तेरे वही मेरा दिल। तुमसे नजर जब गई है मिल, जहाँ है कदम तेरे वही मेरा दिल। झुके जहाँ पलके तेरी, खुले जहाँ जुल्फे तेरी, रहूं उसी मंजिल में। तस्वीर तेरी दिल में जिस दिन से उतारी है, फिर तुझे संग लेके नए नए रंग लेके सपनों की महफिल में। तस्वीर तेरी दिल में। यूं ही नजर मिलती होगी, यूं ही शमा जलती होगी तेरी मेरी मंजिल में। तस्वीर तेरी दिल में जिस दिन से उतारी है, फिर तुझे संग लेके नए नए रंग लेके सपनों की महफिल में। तस्वीर तेरी दिल में जिस दिन से उतारी है, फिर तुझे संग लेके नए नए रंग लेके सपनों की महफिल में। तस्वीर तेरी दिल में। शंकर जयकिशन के साथ आपका एक अच्छा साथ शंकर रहा है। जी ने भी बहुत काम किया पर रिदम में। अकॉर्डियन मैंने 7-8 गाने में बजाया होगा बस। उनका मेन जो इंस्ट्रूमेंट्स हुआ करते थे उनमें अकॉर्डियन बहुत काम या वो मोस्टली गुडी ना, मोस्टली गुडी बजाता गुडी था। सर्वाइव बजाते बाद में थे। मित्र आया था। आपने किन किन में अगर कुछ ध्यान रहा हो? खाली एक गाना याद है मेरे को, बिकॉज मेरा एक दोस्त है इज ए वेस्टर्न क्लासिकल कंपोजर इंग्लैंड में, तो उसको अच्छा लगा तो मेरे को पूछा ये कौन बजाया है, इसमें गुडी बजाया? मैं बोला मेरे को याद नहीं है। तो उसने ऑडियो ट्रैक भेजा इंटरनेट से, तो वो मैंने बोला ये तो मैंने ही बजाया। तो वो चोरी चोरी का गाना आजा सनम मधुचंद्र। आजा सनम का बहुत खूबसूरत। तंत्र टक 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 पप 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 वो मैंने बजाया। आजा सनम मधुर चांदनी में हम तुम मिले तो वीराने में भी आ जाएगी बहार। झूमने लगेगा आसमां, झूमने लगेगा आसमां। कहता है दिल और मचलता है दिल,
दिल यहाँ, लगता नहीं है दिल यहाँ। रात में दिल का दामन थाम ले, खोई खोई जिंदगी हर दम तेरा नाम ले। चांद की बहकी नजर कह रही है प्यार कर, जिंदगी है एक सफर कौन जाने कल किधर। चांद की बहकी नजर कह रही है प्यार कर, जिंदगी है एक सफर कौन जाने कल किधर। आजा सनम मधुर चांदनी में हम तुम मिले तो वीराने में भी आ जाएगी बहार। झूमने लगेगा आसमां, झूमने लगेगा आसमां। कहता है दिल और मचलता है दिल, मोरे साजन ले चल मुझे तारों के पार। लगता नहीं है दिल यहाँ, लगता नहीं है दिल यहाँ। चाहे याद तो बादल बन उड़ जाऊं मैं, दुल्हन जैसा आसमां धरती पर ले आऊं मैं। चांद का डोला सजे धूम तारों में मचे, झूम के दुनिया कहे प्यार में दो दिल मिले। झूम तारों में मचे, झूम के दुनिया कहे प्यार में दो दिल मिले। आजा सनम मधुर चांदनी में हम तुम मिले तो वीराने में भी आ जाएगी बहार। झूमने लगेगा आसमां, झूमने लगेगा आसमां। चलता है दिल मोरे साजन ले चल मुझे तारों के पार। लगता नहीं है दिल यहाँ, लगता नहीं है दिल यहाँ। तो ये खाली बिकॉज ऑफ नरेश के लिए मुझे पता चला कि ये गाना मैंने बजाया। इंस्ट्रूमेंट सारे के सारे आपके करीब रहे हैं, और इस तरीके का कोई अगर संगीतकार मुझे याद आ रहा है तो शंकर जी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स बजा पाते थे। या शंकर जी सबसे मॉडर्न, उस टाइम में सबसे मॉडर्न थे ना लोग। और पहले के रूम में पियानो था, शंकर जयकिशन का रिहर्सल रूम था, महालक्ष्मी फेमस में 3 माला, तो पियानो था वहाँ। शंकर जी की बात हुई, शंकर और जयकिशन जी की स्टाइल थोड़ी सी आप बताएं कि उनका काम करने का तरीका कैसे हुआ था, तो और बाय पर्सनालिटी वो किस तरीके से होते थे आपके साथ कैसे? शंकर एंड जयकिशन, शंकर जी का गाना अगर शंकर जी रहेंगे, खाली वो सब बोलेंगे, सब समझाएंगे, सब वचन लिखेंगे। रिहर्सल रूम में जाते थे तो शंकर जी का गाने में शंकर जी रहते ना, और शंकर जी का रिकॉर्डिंग के टाइम दोनों आएंगे ना, जय अंदर बैठता था, जय किशन। और रिवर्स, जय के गाने में सिटिंग में शंकर जी नहीं आएंगे और जय किशन। बट शंकर जी का थोड़ा बोलना जा रहा था और जय किशन कभी किसकी बुराई नहीं करते थे, वो इतना फर्क था दो में। शंकर जी जरा स्टाइल बहुत थी ना बोलने की ना, तो मज़ा आता था। एक दिन एक किस्सा बताऊँ आपको, बहुत कॉमिक किस्सा है ना। अभी डैडी, हम लोग कभी लेट नहीं गए ना, तो एक दिन टेक में थोड़ा लेट हो गया, तो लाइक शंकर जी ने नॉर्मल, अरे यार नॉर्मली कावाज बोलता था ना, अरे लॉर्ड साहब आज लेट क्यों हो गया, क्या हो गया। और मेरा डैडी मेरे से भी फनी जा रहा, तो डैडी बोल रहा है शंकर जी को, शंकर जी क्या बताऊँ, वॉली नाके पे पूरा ट्रैफिक जैम, तो क्या हो गया। अरे शंकर जी आपकी पिक्चर रिलीज हुई, वहाँ एकदम सब एडवांस टिकट लेने के लिए पूरा ट्रैफिक जाम,
तो शंकर जी इमीडिएटली पलटी ले रहे हैं और म्यूजिशियन को बोले अरे सुनो सुनो लॉर्ड साहब क्या बोल रहे हैं, लॉर्ड साहब क्या बोल रहे हैं, सुनो। एंड बैकग्राउंड जयकिशन करता था ऑलवेज। तो बैकग्राउंड में इतने अच्छे कभी कभी पीस निकलते थे ना, तो एक बैकग्राउंड के बाद 3-4 गाने बन गए, उसमें से 3-4 पीस वो गाने बनेंगे दूसरी पिक्चर में। एवरी बैकग्राउंड में से 3-4 गाने बनते थे, कौन सी अलग अलग पिक्चर में जाते। कीर्ति साहब, जब बात हुई है शंकर जयकिशन की, तो एक और उसी तरीके के बड़े सख्त तरीके के संगीतकार हुआ करते थे, ओपी नैयर। हाँ माय गॉड, जीनियस, वो अलग ही आदमी था ना। और उनके संगीत के साथ आपका? ओपी साहब गुजर गए, उसके 1-2 महीने पहले मैं पुणे में मिला था उनको, पुणे में शो में मिले थे ना। और लास्ट तक सेम, लास्ट तक वही सफेद कपड़े और ऊपर से नीचे तक कोट हैट। है लास्ट तक ना। मैंने बाद में ये भी सुना था, हम लोग एक दिन जू होटल में सिटिंग करते थे बैकग्राउंड म्यूजिक के लिए, तो नैयर साहब वहाँ के रूम लेते थे जस्ट एज ए डॉक्टर ना, होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत अच्छे देते थे, वो मुझे नहीं मालूम था, तो वहाँ मालूम पड़ा। तो तभी भी इनकम कुछ नहीं, पर 50 रुपए के नोट निकाल के दे देते थे, चाय लेके आया उसको 50 के नोट देखे देता, एकदम क्या बोलता, बहुत अच्छा आदमी ना, अलग, थोड़ा साहब जैसा ना, अंग्रेज लोग जैसा बिहेव करने की हैबिट थी। और उनके किसी गीत के बारे में जो आपको याद आ रहा हो कि ये क्या खूबसूरत गीत बनाया उन्होंने? भाई बोला ना, मेरे को गीत याद नहीं रहता, पर मेरे को एक चीज़ याद आती है नैयर साहब की। ये लोग तभी ब्रेसलेट थी, जेंट्स ब्रेसलेट आती थी ना, तो एक दिन नैयर साहब पहन के आए, मेरे को बहुत अच्छी लगी ना, तो डायमंड वायमंड सब थे, तो मैंने बोला नैयर साहब बहुत खूबसूरत ब्रेसलेट है, तो निकाल के मेरे को दे रहे हैं। मैं बोला नहीं मेरे को चाहिए नहीं, मैं खाली बोल रहा हूँ मेरे को अच्छी लगी ना, ऐसे दिल वाला आदमी ना। उस टाइम में कुछ 10,000 के हो गया, अभी करोड़ों की हो गई ना वो। क्या बात है। और उनके गीत का नशा भी वैसी था। वो बिल्कुल, उनकी लैंग्वेज बहुत अच्छी थी ना, लैंग्वेज में कौन से बोल पे एम्फेसिस आना चाहिए वो करेक्ट मेलोडी में लाते थे ना, वो उनका फॉर्टे था ना, नोन एज इनोवेटिव ना होना चाहिए ना, बट सैड एंडिंग ना, पोर फेलो, आई फील सो बैड ना। लेकिन बहुत महान संगीतकार। ओपी साहब एक ही आदमी थे, वो म्यूजिशियन की फेवर में झगड़ा करते थे, ये पॉइंट मैं कभी नहीं भूलूंगा। हम लोग एक दिन फिल्म स्टार में रिकॉर्डिंग हो रहे थे, तो नैयर साहब का क्या 9 बजे का गाना, तो 11, साढ़े 11, मैक्सिमम 12 बजे ख़त्म हो जाता था। और कोई बोलेगा कि नैयर साहब एक और लीजिए, तो पूछेंगे तुमने मिस्टेक की कुछ, तो कोई भी मिस्टेक की होगी तो भी ना बोलेगा ना, मैंने नहीं की, तो क्यों लेने का, वन मोर, आई एम हैप्पी। तो एक दिन मैंने नैयर साहब को पूछा कि आपका तो ओवर टाइम भी नहीं होता, अब तो अंडर टाइम में कम, 1 घंटा पहले ख़त्म होते, तो एक गाना एक टेक लेने में क्या होता, वाई डोंट यू टेक वन, ट्राई वन मोर टेक। बोलता नहीं तू समझता नहीं कैसी, एक गाने में फ्रेशनेस है वो निकल जाती ना, एक आध मिस्टेक तो सब लोग करते, डेली काम करते हैं उसमें भी मिस्टेक होती, तो एक छोटी मोटी मिस्टेक में कुछ फर्क नहीं पड़ता, अपन फ्रेशनेस ऑफ द सॉन्ग नहीं जानी चाहिए ना। तो कौन सोचता है, ऐसा कोई सोचता ही नहीं है, सब सोचते हैं कि हम लोग इम्प्रूव करेंगे और इम्प्रूव करेंगे, और वन मोर लेते जाएंगे, वन मोर लेते जाएंगे, एक्चुअली खराब होता जाता है ना वो। दैट वाज हिज ग्रेटनेस। तो हम लोग बात कर रहे थे ना, मैं बता रहा था फिल्मिस्तान के रिकॉर्डिंग की, कि हम लोग का गाना 11:30 बजे पैकअप हो गया, एंड उस टाइम सेट पे पेमेंट हो गया था कि गाने के बाद पेमेंट होनी चाहिए, तो 11:30 हुआ, हम लोग 12:30 1 बजे तक खड़े थे, ऐसा पेमेंट नहीं हुआ था अभी तक, आ रहे करके। इतने में फिल्मस्तान में रिकॉर्डिंग रूम के बाजू में कैंटीन थी, तो नैयर साहब खाना खाने के लिए जा रहे हैं, और मेरे को टिंगल करने की हैबिट है ना ऑलवेज ना, तो नैयर साहब बोले अरे तुम लोग गए नहीं अभी तक, तो नहीं नैयर साहब अभी तक पेमेंट नहीं हुआ, पेमेंट नहीं हुआ। एकदम गुस्सा हो गया, बुलाओ उसको, एक्स मुखर्जी के बारे में बोलता, उसको बुलाओ, 10 मिनट में पेमेंट हो जानी चाहिए सब म्यूजिशियन की। तो म्यूजिशियन के बारे में ऑलवेज फाइट करते थे ना, ऑलवेज। हम लोग का पेमेंट ऑन द सेट भी नैयर साहब ने करवाया। म्यूजिक डायरेक्टर म्यूजिशियन की तारीफ करेगा तो प्रोड्यूसर आउट कर देगा उसको ना, ये भी है ना। और जो आपने फ्रेशनेस की बात की, तो उनके हर गानों में जो ताजगी थी वो बहुत पसंद करते थे। उन्होंने कुछ गाने ऐसे रहे हैं जिसमें आपका स्टैंजा जो होते हैं वो दोनों आपस में चेंज हो गए, जिसका साइन क्रॉस होना चाहिए, क्रॉस को साइन में बना दिया, उसकी ताजगी को बनाए रखने के लिए उन्होंने गाने को बरकरार रखा। नहीं, कभी कभी डायरेक्टर लोग सब नए आइडिया लेके आते ना, तो बाद में भी कट पे स्पॉट करते ना, इधर का उधर करते ना। कभी कभी हम लोग दीवाना हुआ बादल, ये बहुत ही खूबसूरत गाना, और पहाड़ी का जो आनंद है इसमें वो बहुत ही खूबसूरत है, और आप तो उसमें रहे हैं। इसमें जो रफ़ी साहब ने जो कमाल दिखाया, और पीछे जो बैकग्राउंड म्यूजिक में जो आपने कमाल दिखाया है, इसमें मेरा रिदम में ना, रिदम में है ब्लैक बॉक्स। हाँ, ब्लैक बॉक्स आपका है। वो एक्चुअली वुड ब्लॉक आता है, एक्चुअली ब्राउन कलर। पहले डैडी के पास बैकेलाइट का वुड ब्लॉक था, तो काला था, तो उसके लिए नैयर साहब ने उसका नाम ही ब्लैक बॉक्स रख दिया ना। तो उनको बहुत अच्छा लगता था वो ना। वो सेम चीज़ हम लोग टैप डांस में भी यूज़ करते थे, कोई टैप डांस किसको दिखाना है तो उसमें भी यूज़ होता था ना। ऑल परकशन इंस्ट्रूमेंट जो अब यूज़ हो रहे हैं ना, अभी भी यूज़ हो रहा है, वो डैडी सब लेके आए ना, ऑल ब्रॉट माय फादर ना। उसके पहले बिगिनिंग में खाली खंजेरी थी, मरकस था, बाकी कुछ नहीं था, 2 लग तबला।
ये देख के दिल झूमा, ले प्यार ने अंगड़ाए, दीवाना हुआ बादल, सावन की घटा छाई, ये देख के दिल झूमा, ले प्यार ने अंगड़ाए, दीवाना हुआ बादल। तो मेरी तकदीर न थी, तुम सा जो कोई महबूब मिले, दिल आज खुशी से पागल है, दिल आज खुशी से पागल है, ऐ जान वफा तुम खूब मिले, ऐ जान वफा तुम खूब मिले, दिल क्यों न बने पागल, क्या तुमने अदा पाई, ये देख के दिल झूमा, ले प्यार ने अंगड़ाए, दीवाना हुआ बादल। आप सुन रहे थे जानी मानी म्यूजिक अरेंजर केरसी लॉर्ड से रविराज प्रणामी की बातचीत का पहला भाग। न जाने फिल्म संगीत संसार की और कितनी कहानियां अभी खुलनी बाकी हैं। जाहिर है हम फिर लौटेंगे केरसी लॉर्ड से आगे की बातचीत लेकर। आपको बता दें, इस कार्यक्रम के रिकॉर्डिंग इंजीनियर प्रदीप शिंदे। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी मनीषा जैन। विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त सुप्रसिद्ध म्यूजिक अरेंजर केरसी लॉर्ड साहब से लंबी बातचीत हमने आपको सुनवाई। श्रोताओं, उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम के तहत उजाले उनकी यादों के।